मिठाई वाला। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी के 3 भाग हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस दूसरे वीडियो में चौथे भाग से शुरुआत है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित का मतलब होता है, आजानु का मतलब घुटना या घुटने, लंबित माने लंबे, यानी घुटनों तक लंबे उनके बाल थे, उनको वह सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता न हो? ज़रा हटकर, मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। यानी रोहिणी पर्दा प्रथा करती है, घूंघट निकालती है, वह सामने नहीं आती, इसलिए दादी से कहती है कि मैं ओट से ही, चिक की ओट, यानी बाँस के बने हुए पर्दे की ओट से ही देखती हूँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, हे मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार। जायकेदार का मतलब होता है स्वादिष्ट, नए नए स्वाद की। बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। इस प्रकार से मिठाई वाले ने पूरी बात बता दी कि ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, बच्चे चाव से खाते हैं, खांसी भी दूर करती हैं, अलग अलग जायके की हैं, और मैं एक आने की 16 देता हूँ, एक पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये सब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। और उसने असमर्थता जता दी कि दादी, 16 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। दादी बोलती है, 20-25 दे दो, 25 नहीं तो 20 ही दे दो। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं। और दादी कह रही, मैं बूढ़ी हो गई, मुझे ज़्यादा मोल भाव नहीं करना आता। 16 नहीं तो 25 दे दो, और 25 नहीं दे पा रहे तो भाई 20 तो दे ही दो। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। वो दादी को कह करके पूछ रही है कि इस शहर के रहने वाले तो आप लगते नहीं हो। आप पहले भी कभी यहाँ इस शहर में कुछ बेचने के लिए आए थे क्या? दादी की ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। और हम पढ़ चुके हैं, यह है मिठाई वाला। पहले मुरलियाँ लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर के आया था, और अब की बार मिठाइयाँ लेकर के आया है। तो ये कई बार आ चुका है, और ये कई बार 6 महीने बाद, कई बार 8 महीने बाद आता है। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। यानी हर्ष का मतलब प्रसन्नता, संशय का मतलब होता है संदेह की स्थिति, और विस्मय आश्चर्य को कहते हैं। इन भावों में डूब कर के बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा कि इतनी सस्ती चीज़ें आप बेचते हो, बहुत कम पैसे में बेचते हो? ऐसे व्यवसाय में, ऐसे बिजनेस में, ऐसे काम धंधे में आपको क्या बचता होगा? वो उससे पूछना चाहती है।
वह भला वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। तो क्या बस खाने भर को मिल जाता है, बहुत कम कमा पाता हूँ, मगर उसको सबसे ज़्यादा इस काम में, इस व्यवसाय में उसको संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता है। और इसी कारण से वह कभी मिठाइयाँ, कभी खिलौने, कभी मुरलियाँ, यानी बच्चों को अच्छी लगने वाली चीज़ें ही बेचता है। सो कैसे, यह भी बताओ कि आपको संतोष मिलता है, ये भी बताओ कैसे मिलता है। अब व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। क्या कह रहे हैं कि व्यर्थ की क्यों बात करती हो, मैं मेरी जीवन की कहानी आपको बताऊंगा, मेरी कहानी को आप सुनेंगी, आपको बहुत दुख होगा। इससे अच्छा है कि आप जाने दो, पूरी बात ना पूछो तो अच्छा है। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और ले लूँगी। और वो बोलते कि आपका हर्जा यानी आपका नुकसान नहीं होगा, मैं और मिठाई ले लूँगी, मुझे आप पूरी बात ही बता दो। अति से गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी बहुत ही सीरियस होकर के, बहुत ही गंभीर होकर के मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ यानी उसके खेलकूद के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। और वो बताता है कि मेरे बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, सुख सुविधाएं सब कुछ हैं, मगर विधाता की ऐसी लीला हुई, समय की ऐसी गति आई कि अब कोई भी नहीं है। यानी उसके बच्चे, उसकी बीवी, ये सब मर गए हैं किसी घटना में, किसी दुर्घटना में, वो इस संसार से चले गए। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने इन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ में मरूंगा। इस तरह मैं जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा रहा हूँ। और वो बता रहे हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में मैं ये चीज़ें बेचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी बच्चे इन्हीं बच्चों में कहीं खेल रहे होंगे, और इन छोटे छोटे बच्चों में मुझे अपने बच्चों की झलक दिखाई देती है। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस जो कुछ नहीं है उसी को मैं इस तरह से खोज रहा हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, यानी उसको अपने बीवी, बच्चे, परिवार की याद आ गई जो उन्हें असामयिक छोड़ करके चले गए हैं। इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर के तत्काल यानी बहुत जल्दी से कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी सामने नहीं आ रही है, भीतर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नहीं, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार से वो मिठाई वाला आप बीती सुना करके अपनी पुरानी यादों को उनको बता रहा है, किस प्रकार से के बच्चे थे, कैसी पत्नी थी, कैसी सुख संपन्नता थी, और गति विधाता की ऐसी लीला हुई कि आज कोई भी नहीं है। और कहानी कहते कहते वह रोने लग गया, और उन बच्चों को जो मिठाई दी थी उससे उन्होंने पैसे नहीं लिए,
और बस बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला ऐसा कहते हुए वह आगे निकल गया। आशा करते हैं मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाएं, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। तो उनके गुण थे, मिठाई वाला मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। दूसरा गुण था, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। तीसरा गुण था, उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। और चौथा गुण था, हर बार नई चीज़ें लाता था। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करते हुए कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ नहीं है, इसीलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों न बेचें, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलते कूदने लगते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया या उसका स्मरण क्यों हो आया। मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गाकर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। रोहिणी किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन से उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो इसके उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न उत्तर आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।